वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी नाराज़ बलोचों को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ताहम उनका ये कहना है कि कौमी परचम का एहतराम न करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। बलूचिस्तान के हालात की खराबी में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि बलूचिस्तान के मसले से अगर ना निपटा गया तो दूसरे इलाके भी मुतासिर होंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान का मसला हल करने में संजीदा तो हैं, लेकिन यही संजीदगी 4 साल पहले सदर जरदारी ने भी जाहिर की थी, जब उन्होंने बलोचों से होने वाली ज्यादतियों पर माफ़ी मांगी थी। लेकिन हालात जू के तू हैं। क्या कभी बलूचिस्तान का मसला हल हो सकेगा? क्योंकि हर हुकूमत ने खराब हालात की जिम्मेदारी बैरूनी हाथ पर डालना अपना वतीरा बना लिया है, लेकिन हुकूमती सतह पर बैरूनी हाथ की निशानदेही और उससे निपटने की हिकमत अमली अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। मसला ये नहीं कि सूबे के हालात का जिम्मेदार कौन है और कौन दुश्मन के हाथों खेल रहा है। असल सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत बलूचिस्तान का मसला हल करने में संजीदा भी है, क्योंकि ये मामला नारों, वादों या महज मुज़ाकरात की दावतों से हल नहीं होगा। इसके लिए खुलूस नीयत और अमली इक़दाम की अशद ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। सवाल हमारा आज का सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या दहशतगर्दी की वजह गुर्बत और बेरोजगारी है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं आज के दिन की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं वो लूँगी समी साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक खबर तो एक सर्वे के ज़िमन में है जो कि बीमारियों के हवाले से सामने आया है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख रहे हैं कि कुछ बीमारियों की शरह में इजाफा हो गया है, ख़ास तौर पे गैस्ट्रो एंट्राइटिस या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है, यानी आंत की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ उसमें। लेकिन इसके साथ और भी है जो दीगर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आई हैं। उसमें हेपेटाइटिस है और साथ साथ टीबी भी गुर्बत की बीमारी है। और जो इसके 99% जो हैं बैक्टीरियल डिजीज़, उनमें इजाफा जो है उसमें टीबी नुमाया है। तो ये है सिलसिला शाजिया, और इसकी वजह माहौल, गुर्बत, आपका सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से। और फिर एक और ख़बर भी है इसी ज़मन में, और वो भी सर्वे के हवाले से है जो कराची में एक सेमिनार हुआ है और सर्वे का जिक्र उसमें आया कि फाटा की अक्सरियत ये समझती है, जो आज आपने सवाल भी दिया, कि वो समझते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं और जो दहशतगर्दी है इन पर्टिकुलर, वो बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से, और वहाँ पे डेवलपमेंट 5 सालों में बिल्कुल नहीं हुई। तो ये इसमें बड़े दिलचस्प फिगर्स आए हैं कि फाटा के खुद वहाँ रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। इस सर्वे में हम इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक स्टोरी इंटरनेशनल, अभी कुछ दिन पहले हमने बार्कलेज बैंक की जो बदनवानी है उसका जिक्र किया था। अब जो एक और बैंक HSBC जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव्स की टेस्टिमनी हुई अमेरिकन सेंटर्स के सामने, और एक बहुत बड़ा अरबों डॉलर का स्कैंडल सामने आया कि कैसे ड्रग मनी और कैसे दहशतगर्दों के पैसे उनको वाइट किया गया, उनकी जो उनकी आमदोरफ्त है उसको आसान बनाया। तो हम देख रहे हैं कि यूरोप में ये जो स्कैंडल है, यूरोप जो पहले ही माशी तौर पे बहुत ज़्यादा एक धचके का शिकार है और एक बहरान का शिकार है, ये मज़ीद एक्सपोज करेगा कि वहाँ क्या होता रहा। इस पर बात करें। जी समी साहब। शाजिया, कल पंजाब असम्बली में हमने बात सुनी एक मीट कंपनी के स्कैंडल की कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीज़ों को नवाजने की कोशिश की है। तो ये देखेंगे कि ये अकरबा परवरी का कल्चर कब तक हमारे यहाँ जारी रहेगा, कभी हम इससे निकल भी सकेंगे। फिर दूसरा, अब रमज़ान की आमद है। हर साल रमज़ान ईद पर चांद का झगड़ा होता है, वैसे नहीं होता। तो देखेंगे कि क्या इस दफ़ा भी चांद अपनी मर्ज़ी से हर आदमी निकालेगा। फिर शाजिया, ट्रैफिक हादसात में हम रोज़ाना देखते हैं कि लोग दर्जनों के हिसाब से मर रहे हैं। तो ये इस पर देखेंगे कि इन अमवात का जिम्मेवार कौन है और क्यों हम इन पर काबू नहीं पा सकते। फिर शाजिया, लाहौर में अभी तक 7000 पुलिस वाले जो हैं उनको जून की तनख्वाह भी नहीं मिली। तो कहाँ से वो अपने घर का खर्चा चला रहे होंगे और क्यों नहीं उनको तनख्वाह दी गई। और आखिर में जिक्र करेंगे उस अमरीकी सर्वे का काजी साहब, जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ साहब और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक 140 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। ये विशफुल सर्वे तो नहीं है कि इस पर बात करेंगे। हो सकता है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बलूचिस्तान का मसला अभी तक हल क्यों नहीं हो सका, आखिर जिम्मेदार कौन है। एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बलूचिस्तान का मसला जूं का तू बरकरार है। जब भी कोई हुक्मरान इस बारे में बयान देता है तो इसकी जिम्मेदारी बैरूनी हाथ में
डालकर अपने आप को बरीजुमा करार दे दिया जाता है। कैसा क्या हमें इतनी सख्त नहीं है कि हम बलूचिस्तान का मसला हल कर सकेंगे, इसी तरह हम बरीजुमा होते रहें? शाजिया, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब यहाँ से गोरे गए हैं तो जो दूर अज़कार के दूर दराज के जो इलाके थे, हमने नज़्म व नस्क को उसी अंदाज से चलाने की कोशिश की, और वो जो आज़ादी थी वो आज़ादी एक नई रूलिंग क्लास के इमर्ज करने के तौर पे तो सामने आ गई, और गोरा साहब चला गया और जिसे हम आम रवायती तौर पे ब्राउन साहब कहते। तो ये ओवर द ईयर्स हमने उनको इस तरह से ट्रीट किया और उनको एम्पावर नहीं किया। और जैसे मैं अपनी खबर में आगे चल के जिक्र भी करूँगा कि जब मैं पहले ये एक बात कह चुका हूँ मगर दोहरानी पड़ती है कि आप अगर डेवलप नहीं करते, आप लोगों को उनके राइट्स नहीं देते, तो बैरूनी हाथ तभी आता है जब अंदरूनी हाथ जो है वो कोई काम नहीं कर सकता, अपने जो फरीज़े हैं वो पूरे नहीं कर सकता, एक खला या वैक्यूम छोड़ देता है, तो फिर बैरूनी हाथ तो आते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि बैरूनी हाथ है तो उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं बलूचिस्तान में? समी साहब आप बताएंगे। ये जो स्टेटमेंट है ना वज़ीर आज़म साहब की, और जिस तरह अखबारात ने कायद साहब इसको लगाया, तो मैं देख रहा था पाकिस्तान का परचम जो नहीं मानते या नहीं लहराते उनसे बात नहीं होगी। भाई खुदा के बंदो, बात फिर किससे होगी? वो बात तो उससे होगी ना जिसके साथ झगड़ा है, जो नाराज है, जो परचम नहीं लहराते, उन्हीं के साथ तो बात करने की जरूरत है कि भैया परचम लहराएं। एक फजूल किस्म की एक स्टेटमेंट है मेरे नज़दीक ये, और उसको वैसे ही उन्होंने डिस्प्ले दे दिया। बुनियादी तौर पर बात यह है कि ऑपरेशन आप करते नहीं है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं, अदालतें आ जाती हैं, मिसिंग पर्सन का इशू शुरू हो जाता है, वो भी नहीं आपके करना, मज़ाकरात भी आपने नहीं करने, तो मसला कैसे हल होगा? करना क्या? ये मसला कैसे? ये जो स्टेटमेंट है मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी एक फैलेसी है जिसमें कौम को मुब्तला करने की कोशिश की गई है। आप मज़ाकरात करें उन लोगों से जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनसे आप बात करें कि जनाब हम आपके जो मुतालबात हैं उन पर बात करने के लिए आए हैं, हथियार फेंकें और मिलकर ये मामला तय करते हैं। जिस नहज पर या जिस तरफ ये चीज़ों को ले जा रहे हैं उसमें मामले का हल होता है। बात सुने बैरूनी हाथ में आपको, अब आप देखें दुनिया भर में जहाँ इस तरह से रियासतों में या अफ्रीका में बहुत सी रियासतें हैं जहाँ इस तरह से इंसर्जेंसीज हैं या आपस में लड़ाई हो रही है, जिस मुल्क के भले दूर दराज के इलाके हों वहाँ हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों, स्कूल्स हों, तो बैरूनी हाथ अंदर नहीं आता। तो जब आप एक माशी ज़बू हाली और फिर इस पे ऊपर क्या मजीद क्या कि वहाँ के आप वसाइल और रिसोर्सेज को, भले वो बाहर की कंपनीज हों वो हों या आपके अपना जो मरकज़ है वो उसको जो है उससे इस्तेफादा तो कर रहा हो, उससे तमत्तो तो कर रहा हो, जो भी आप कह ले से, लेकिन उसके सम्राट वहाँ तक 30, 40, 50% भी 20% भी कह लें जी वो उनको अगर मिल रहे हो। तो अब देखें ना, झंडे की बात की आपने, झंडा एक अलामत है एक कौम की और आपके राइट्स की, सिटीजन के राइट्स की। वो राइट्स दे दें, झंडे की सब लोग इज्जत शुरू कर देंगे। एक कॉल ले लेते हैं, अमरीका से फरहत है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, ये काजी साहब से बात करनी थी कि हम यहाँ सुनते हैं रोज समी साहब की और काजी साहब की बहस, तो समझ में ही आता कि काजी समी साहब की तो एक सिमत है कि वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ उनकी जो है वो उसकी तरफ उनका झुकाव है, और वो मानते भी हैं इस बात को, लेकिन वो उस पर एतराज भी करते हैं अपनी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर। लेकिन समी साहब की डायरेक्शन समझ नहीं आती काजी साहब की। ठीक है, डायरेक्शन क्या है वो? ठीक है, बता देते हैं कि डायरेक्शन देखें है। अगर तो आप डायरेक्शन से ये मतलब ले रहे हैं कि मैं किसी सियासी पार्टी, तो बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ की सहाफत में मैं समी साहब के हवाले से नहीं बात कर रहा कि जो एक पोलराइजेशन होगी, सहाफ़ी की एक समत अवाम उसके राइट्स जो आइन में लिखे गए हैं, वो जो पार्टी पावर में आ रही है, वोट लेके आ रही है, अच्छी बात है, वोट लेके आए, तो वो उनको उनके राइट्स दे दे, और हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान की बात, इसमें मैं एक कॉलर का देखें, बात यह है कि जो सहाफ़ी हैं उन्होंने पोजीशंस लेनी होती हैं इश्यूज़ पर, लेकिन इश्यूज पर लेनी होती हैं, सियासी जमातों के साथ नहीं खड़े होना होता। एक सियासी जमात 5 काम करती है, उसमें हो सकता है कि 2 काम ऐसे हों जो ठीक ना हो, 2 काम ऐसे हों जो ठीक हों। तो बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में जो सहाफ़ी हैं वो इश्यूज की बुनियाद पर उनके स्टैंड्स होते हैं, ना कि शख्सियात की बुनियाद पर, ना कि किसी सियासी जमात की बुनियाद पर। तो इसलिए ये पोजीशन लेना तो बड़ी अच्छी बात है, लेनी चाहिए, लेकिन किसी इशू पर लेनी चाहिए, जमात। अच्छा, बलूचिस्तान की बात करें तो फिरका वारियत की आड़ में भी तो कुछ अनासिर वहाँ अपने मकसद पूरे कर रहे हैं।
बलूचिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है अपने रिसोर्सेज की वजह से और अपनी जियोग्राफिकल जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से। ईरान के साथ उसका बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी है इस वक्त और ईरान पर अमेरिका अपना तसल्लुत करना चाहता है, कंट्रोल हासिल करना चाहता है। ऑयल रिच कंट्री है और पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे इस खित्ते में अगर कोई अमरीकी ताकत को ललकार रहा है तो वो ईरान है। इसलिए उसमें बैरूनी हाथ भी शामिल है, उसमें इंडियन जो रहा है एजेंसी उसके लोग भी शामिल हैं, उसके ग्रुप शामिल हैं। इसलिए ये जो मामला है इसको बड़ी दानिश से हल करना होगा। काजी साहब ने सही कहा कि आप जो सारे लोगों के मसाइल हैं पहले उसको आप हल करने की कोशिश करें, अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, इंसर्जेंसी कम डाउन होगी। लेकिन क्योंकि बैनुल अक़वामी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसके खात्मे के लिए जो बैरूनी हाथ इसमें आए हुए हैं उनको रोकने के लिए भी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जरूरी होगा। तो ये बेसिकली शाजिया मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 4, 5, 6 किस्म के इकदाम हैं जो आपको करने होंगे। और वज़ीर आज़म साहब को मेरी बड़ी हम्बली, क्योंकि इस वक्त तो वज़ीर आज़म है, मुझे नहीं पता कब तक हैं, 25 तक हैं या उसके बाद हैं, लेकिन उनसे ये दरख्वास्त है कि ये जो परचम नहीं लहरा रहे आप उनसे भी मुज़ाकरात करें, सबसे मुज़ाकरात करें और नाराज़ लोगों को मनाने के लिए मुज़ाकरात करें। लेकिन शायद ये सिर्फ गुफ्तगू से उन्हें टेबल पे बिठा के अच्छी अच्छी बातें करके चाय पिला के प्राइम मिनिस्टर हाउस से या जो CM हाउस से घर भेज देने से इशू हल नहीं होगा। अब आप मसला ये है कि आप लोगों की, एक तो समी साहब ने बात की मल्टीपल इंसर्जेंसीज है। रिसेंटली गार्जियन में एक इस पर बड़ा आया कि जी अब जो फ्लैश पॉइंट दुनिया का बन रहा है वो अफगानिस्तान नहीं है, वहाँ से तो अब निकल के भागने की कोशिश करें, ठेके ले लिए चाइना ने, अब ठेकों की लड़ाई वहाँ हो रही है, यहाँ भी ठेकों का इशू है। और समी साहब सही फरमा रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन भी बड़ी अहम है, इसकी गवादर की जो पोर्ट और सेंट्रल एशिया तक जो हम इस पर बात कर चुके हैं। मगर यहाँ ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार की बातें भी हो रही हैं, चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वार की बातें भी हो सकती। मगर मैं फिर वही बात कहता हूँ कि क्यों नहीं हम फ्लोरिडा में प्रॉक्सी वार क्यों नहीं कर सकते जाके, हम जो है किसी यूरोप के मुल्क में जाके हम क्यों नहीं कर, वो ही क्यों आके करते हैं। एक तो हमें अपनी तरफ ये देखना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। सब वहां पर भी हैं, आप देखें बॉस्निया में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, वहां पर भी लड़ाइयां अभी भी हो रही हैं। अमेरिका में भी आप देखें चले वहां पर मुसलमानी काले गोरों का झगड़ा चल रहा है, वहां पे लातिनोज का झगड़ा चल रहा है, गैंग वार है, वहां पे ड्रग्स की लड़ाई हो रही है। तो लड़ाइयां जारी हैं हर जगह पर, मामलात हैं। लेकिन जहां पर जो स्टेट्स थी मशरकी यूरोप की, उनमें आपको मिलता है, लेकिन जो एडवांस और डेवलप्ड मुल्क हैं उनमें भी मसाइल अब आ रहे हैं, मगर ऐसे मसाइल नहीं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम इन इलाकों को हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है काजी साहब, हमारी प्रायोरिटीज सही नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लें तो ये जो लोग लॉ को तोड़ते हैं, गनों का इस्तेमाल करते हैं, उनको आप कम्पीट कर सकते हैं, उनको आप रोक सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ आयरलैंड से नबील। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। दहशतगर्दी के हवाले से ही बात करनी थी। एक तो ये कि सबसे मेन चीज़ है कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही, यही है सबसे दहशतगर्दी का तो ठीक है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें उन्होंने बात वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, पुलिस को आप एम्पावर करें, पुलिस की नफरी ज़्यादा होनी चाहिए, उनके पास तमाम सोर्सेज होने चाहिए। अभी ये खबर आई है, अब चंद दिन पहले हमने डिस्कस भी की है कि पंजाब में जो वार्डन्स हैं जेलों के, उनका ये कहना है कि उनमें से सिर्फ 400 के पास असला है, और वो भी असला भी इंतहाई पुराना है। अगर कोई ग्रुप आकर जेल पर हमला करता है सोफिस्टिकेटेड असले से, तो वो बंदे छुड़ा के ले जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास कोई किसी का डेटाबेस नहीं है, कोई किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वाले, मैं आता हूँ इधर दफ्तर सवेरे, बेचारे उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मैंने अभी खबर दी है कि जून के महीने की तनख्वाह 7,000 पुलिस वालों को नहीं मिली। वो लोगों को अमन फराहम करें या अपने घर का चूल्हा जलाएं। तो ये पाकिस्तान के ये भी मसाइल हैं दूसरे मसाइल के साथ, और ये बड़ा अहम मसला है, इसको निगलेक्ट ना करें। अगर पुलिस की परफॉर्मेंस नहीं है तो उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि वहां पर सियासी तकर्री है, उन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। शाज़िया जुर्म है ना, जुर्म ये हमेशा महरूमी, गुर्बत और अफलास में पलता है। आप इसको मतलब हम पिस्तौल भी होते हैं समाज में, आपने एक अमन अमान और नज़्म नस्क भी रखना होता है, लेकिन आप हमेशा ये जो है ना एंटीबायोटिक की डोज नहीं दे सकते, उसको खुराक भी देनी है, उसके जिस्म को तवाना भी रखना है आपने, ताकि एंटीबायोटिक की जरूरत ही ना पड़े। मतलब अब ये है मेरे ख्याल में। चलिए आपकी खबरों की तरफ आते हैं। आपकी बड़ी अहम खबरें थी। लाहौर मीट कंपनी के सरबराह डॉक्टर हामिद जलील को किस जुर्म की सजा दी गई? देखिए ये है पंजाब एग्रीकल्चर और मीट कंपनी। हामिद जलील साहब बड़े एक पढ़े लिखे आदमी, कल पंजाब असम्बली में पूरे स्कैंडल की बात हुई, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी 1-2 दिन पहले, उससे पहले खबरें भी आ चुकी, लेकिन हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे थे हर इन्फॉर्मेशन को। उसमें उन्होंने जनाब ये किया कि एक काजी साहब, ये बुनियादी तौर पर 1.5 अरब रुपए का मंसूबा था, और इसको जब चलाने की बात आई तो कंपनी ने फैसला किया कि हम इसको आउटसोर्स करेंगे। अच्छा। 4 कंपनियों ने टेंडर दिए, तो उनमें से जब देखा तो एक कंपनी थी पॉलीलाइन,
वो वहाँ पर जो डायरेक्टर्स के जब नाम देखे डॉक्टर अहमद जलील साहब जो उस कमेटी ने, तो उसमें उन्होंने देखा कि जनाब ये तो इसमें शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी अजीज़ हैं बिल्कुल उनका नाम आ गया कंपनी के डायरेक्टर्स में, तो वो टेंडर कैंसिल कर दिए गए, बाकी दोबारा टेंडर मांगे गए। तो फिर 3 कंपनियां आई, तो उन्होंने ये कहा डॉक्टर अहमद जलील और मीट कंपनी ने कि ये तीनों एक कंसोर्शियम बना लें तो हम उनको दे देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप एक टर्किश कंपनी के नाम से कंसोर्शियम बना लिया गया। अब जब वो कंसोर्शियम बना तो फिर उसकी सर्च की गई कि ये इसमें डायरेक्टर्स कौन है, तो फिर वो जो एक कंपनी पॉलीलाइन जिसके पास 49% थे शेयर होल्डर्स वो थे काजी साहब, उसमें फिर वही नाम थे पंजाब के सीएम साहब के करीबी अजीज़ों के नाम है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अहमद जलील साहब ने कि भाई ये नहीं होगा, उन्होंने इसको वापस कर दिया। तो बहुत ज़्यादा उन पर वो लहदे हुई और फिर कहा यह जाता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग में कहा, गए वहाँ पर ये हो जिस तरह से होता है। तो उन्होंने अप्रैल में अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो उन्होंने फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उनका नाम भी अब ECL में डाल दिया। उनको धमकाने की ये कोशिश की जा रही है कि वो ये सारी बातें जो हैं ये कहीं बाहर ना निकल आए, कि लीक आउट ना हो जाए। तो मैं इसको बुनियादी तौर पर, ये खबर तो सारी कल पूरे पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ, पूरे पाकिस्तान में इसका चर्चा था। तो मैं ये जो कल्चर है हमारे यहाँ काजी साहब, अकरबा परवरी, कोई सियासत में है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अब आपको बलूचिस्तान का मसला समझ में आ गया। अब ये यहाँ से आप इस ये जो खबर है इसकी बुनियाद पे आप देख लें कि जब आप हुक्मरानी इस तरह से करेंगे, जब आप इस तरीके से अपने अमूर को निपटाएंगे, तो फिर बलूचिस्तान भी होगा, फिर फाटा भी होगा। ये है इशू। अब देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, अदनान ख्वाजा को बना दिया। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने अपना सन इन लॉ है, उसको वो 18 ग्रेड का है साहब, वो बता रहे हैं कि 20वें 21वें ग्रेड में उनको PM सेक्रेटरी में तैनात कर दिया। अब आप आ जाए ब्यूरोक्रेट्स की जानब, उन्हीं के सारे बच्चे जो हैं वो आगे आते हैं। इवन अदालतों में देख लें आप, ये जो नए जजेस जो भर्ती हुए हैं जिनका नाम लिया गया, उसमें पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट्स के जो एसोसिएशन है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये उन वकला को लगा दिया गया जो चलाते हैं, उनके जजेस के चेंबर्स को चला रहे थे। तो ये एक ओवरऑल जो कल्चर है, जो भी आता है ऊपर, वो अपने ही बंदों को ऊपर आगे लेके ना 200, 400, 500, 250 फैमिलीज जो हैं वो इस तरह से रूल करती रहेंगी, एम्पावरमेंट नहीं होगी, और फिर समी साहब और मैं यहाँ लड़ते रहेंगे नहीं वोट के जरिए ठीक हो जाएगा। तो फिर वो उनके लिए तो ठीक वोट के जरिए होगा काजी साहब, ये इस पे मेरा स्टैंड पूरा है। डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान भले किसी सेंचुरी में हो, अगले मिलीनियम में हो जाएगा, इसी में होगी। आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉलर है सरगोदा से, अब्दुल खालिद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था बलोचिस्तान के हवाले से कि असल प्रॉब्लम वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी है। पब्लिक को कोई चीज़ डिलीवर नहीं होती। गवर्नमेंट अगर मुज़ाकरात भी करती है, जो सरदारों का कार्टेल बना हुआ है, भुगटीज हैं, मरीज हैं, उनके साथ ही बात करते हैं। जैसे कई साहब ने फरमाया कि वहाँ पे स्कूल नहीं है, अगर स्कूल होंगे बच्चों को अवेयरनेस होगी। आप वहाँ के लोगों की शक्लें देखें, वहाँ पे तो अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक भी मैसर नहीं है। और रही बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कानून की हुक्मरानी की बात की, और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान का मसला हल होना चाहिए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म अगर इतने ही मुखलिस हैं तो वो कानून पे अमल करेंगे जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कह रही जी। अच्छा, इसमें मैं ये इन्होंने कॉलर ने बात बड़ी सही की काजी साहब, इसमें मैं अगर आप इजाज़त दें तो बुनियादी जो बलूचिस्तान का मसला है ना, वो क्या है? बलूचिस्तान में जो लोगों की एहसास महरूमी है, आज से 100 साल पहले भी यही थी, आज से 50 साल पहले भी यही थी। ये जो इस वक्त झगड़ा जो है, क्योंकि वहां पर जो सरदार हैं शाजिया, वो कंट्रोल करते हैं। हाँ, जब भी किसी गवर्नमेंट ने कोई लोगों को रिलीफ देने की कोशिश किया तो वो सरदार सामने आ गए। हाँ। इस वक्त भी जो असल सबसे बड़ी रुकावट है वो वहां का सरदारी कल्चर है, जो अवाम तक, जो आम आदमी तक, गरीब आदमी तक चीजों को जाने नहीं देता। तो वो सरदार क्या करते हैं, वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उनके पास असला है, उनके पास वेपन है, तो वो जबरदस्त अंदाज में वो हर जगह इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं। और फिर गवर्नमेंट क्या करती रही है माजी में, शाजिया गवर्नमेंट क्या करती रही है माजी में, आप जरा डिटेल इसकी देखें। ये जो सारे बड़े बड़ी फैमिलीज हैं, मसलन बुगटीज हैं, दूसरे हैं, इनको जो गैस निकलती है, जो तेल निकलता है, उसकी मद में कितनी रॉयल्टी दी जाती है उनको, और वो जो पैसे उनको दिए जाते हैं उन मजदूर वर्कर्स के नाम पर, काई साहब आप जाकर देखें क्या उन वर्कर्स को मिलते हैं? वो सब उन सरदारों के पास चले जाते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इस कल्चर को तोड़ने की जरूरत है। लेकिन भाई
गवर्नमेंट कैसे तोड़ेगी उस कल्चर को? वही सरदार तो पंजाब असम्बली से बलूचिस्तान असम्बली में आके उनकी गवर्नमेंट्स बनवाते हैं। ये है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला। जी काजी साहब अपनी खबरों की तरफ आए। शाजिया, मैंने एक खबर दी थी, ये जो एक सर्वे आया है फिफन का, जिसमें उन्होंने तकरीबन बहुत से 72 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अपना कंडक्ट किया है, और उसमें बहुत सी रिसर्जेंस हुई है या रेकरेंस शुरू होगी कुछ बीमारियों की, जिसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस है, इसके अलावा और पेट की बीमारियां हैं, डायरिया वगैरह है, और ये गंदे माहौल की वजह से, खुराक की वजह से ये हो रही हैं। और उसमें जो 2 और बड़ी बीमारियां, हेपेटाइटिस जो है वायरल डिजीज़ में, और बैक्टीरियल डिजीज़ में जो है वो 85% उसमें वो निकला है जो हेपेटाइटिस है, और 99% जो है रेकरेंस होगी। अब मसला ये है शाजिया, मैं जब सुबह ये खबर देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि हम तो आपस में बहस कर लेते हैं, एक दूसरे को कन्विंस भी कर लेते हैं, मगर ये जो बैक्टीरिया है इसको कौन कन्विंस करे कि ज़रा अभी सिस्टम ठीक नहीं हुआ, अभी 5-7 इलेक्शन हो जाएं तो फिर हम आपको एंटीबायोटिक देंगे, फिर आपको दवाई देंगे, या जिस बंदे ने रोटी शाम को जिसको नहीं मिली उसे हम ये कैसे आर्ग्यूमेंट दे दें कि ज़रा कुछ आप ना कुछ अरसा फाका कशी का शिकार हो जाए। तो एक तरफ हम जिस्मों को फाका कशी का शिकार करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर जब जिस्म कमज़ोर हो जाए तो जरासीम या कायनात का तो कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं होता, तो वीक पे ही अटैक करते हैं। तो इमीडिएट लोगों को आप नहीं दे रहे, और वो बीमारियां जो जदीद साइंस ने एलिमिनेट कर दी हैं, ख़त्म कर दी है, मतलब टीबी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है मगर यहाँ है, ठीक है, बल्कि अब तो और भी आ रही हैं। अभी अब तो उसका वो एक नया स्ट्रेन आया है जिसका एंटीबायोटिक अभी वो आया ही नहीं है, वो इतना टफ है। ईरान में भी रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी कुछ वाक़यात वो रिपोर्ट हुए हैं। बात इनकी सही है, बड़े जो लोग हैं, ये हेपेटाइटिस का जिक्र किया, उनको भी कईयों को होती है हेपेटाइटिस, लेकिन वो खास किस्म के मशरूबात पीने से होती हैं, वो गंदा पानी पीने से नहीं होती, जो पी के पाकिस्तान के गरीब आवाम। मैं शाजिया इलाज की बात कर रहा हूँ। अब इलाज जो है आप नहीं दे रहे लोगों को, और ऊपर से आप उनको क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, तो फिर जो वोट है, इलेक्शन है या कुछ भी है, उसका अगर रिश्ता आप नीचे नहीं बना, वैसे तो बलूचिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े तो क्यों नहीं वहां के इश्यूज खत्म होते? उसकी वजह यह है कि वोट का रिश्ता खत्म कर दिया आपने वेलफेयर से, और वोट का रिश्ता बना दिया आपने पर्क्स और प्रिविलेजेस को इंटैक्ट रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और एक तबके को हमेशा से हुक्मरानी देने के लिए। एक कॉलर है साहिवाल से जाहिद। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जनाब मैडम, ये तो साहिवाल में बड़ी लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, कितने घंटों की हो रही है मैडम? ये लगातार तो 2-3 घंटे से हो रही, मगर आज सुबह के 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक इनका ऐलान हुआ है। ये मुसलसल ऐसे ही हो रहा है, जब भेज दें तो भेज दें, आप दे दें तो दे दें, कोई ऐलान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हो सकता है कोई खराबी हुई हो, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में बात ये खराबी वराबी नहीं हुई शाजिया, बड़े बड़े शहरों में कई जगहों पर लोड शेडिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारा जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जिनमें देहात खास तौर पर शामिल है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, और फिर क्योंकि देहाती हैं तो मीडिया भी अर्बन फोकस्ड मीडिया है। कराची के शहर में कुछ हो जाए, लाहौर में हो जाए, तो फौरन DSNG पहुंच जाएगी, और अगर हमारा वो छोटा सा शहर शोरकोट तारीखियों में 20 घंटे भी डूबा रहे तो कुछ नहीं होगा। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है ना, ये है मसला जिसका काजी साहब ने मुझे किसी ने कहा कि मैं वैसे ढूंढता रहा उनका इंटरव्यू भी, कि मंटर साहब ने ये कहा जी कि मुझे तो लोग आके कहते हैं कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तो आपकी डिमांड से ज्यादा है, और ऊपर से जो मैं उसी बात को दोहराता हूँ, जो अब हमारे उन्होंने कुछ हालात को बेहतर भी किया है, वी अप्रिशिएट इट। जो अहमद मुख्तार साहब आए हैं, उन्होंने आते जो पहला बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये प्लंडर हो रही थी। फिर उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में आके बड़े वादे तौर पे एक बात उन्होंने कही कि जनाब मैंने तो पहले शुरू में भी कहा था सदर साहब को कि मैं ये ठीक कर देता हूँ, मगर उस वक्त मुझे नहीं लगाया गया, और उसके बाद लगाया गया एक दिन रात को 12 बजे बुला के। तो मैंने इशू क्या है इसमें, आज इसकी तहकीक करवा कर देखें, ये कार्टल्स खोखला ना कर दें, तो मुझे आप कहिएगा इनको पकड़े। उन्होंने जुज़वी बात की, क्योंकि यहाँ पूरा सच कोई नहीं बोलता, जुज़वी बात की हमारे अहमद मुख्तार साहब ने। हमें बताएं, अगर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है, कौन प्लंडर कर रहा है, किसने जो है बिजली का अजाब दे के हमारी इंडस्ट्रियों को यहाँ से हिजरत करने पे मजबूर कर दिया। ये वो कौमी जराइम है जिनके अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो हम अगली नस्लों को क्या देके जाएंगे। एक सिर्फ क्योंकि ये पावर की बात करते, कैपेसिटी की बात करें, पाकिस्तान में 19,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। वो जो IPPs लगे हुए हैं उनको तेल नहीं दिया जा रहा, फर्नेस ऑयल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो पूरी बिजली नहीं बना पा रहे, और ये बिजली का सस्टेनेबल नहीं है, प्रॉफिट सस्टेनेबल। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मजीद लाइव कॉल्स लेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद एक कॉलर हैं अमेरिका से ख्वाजा हमाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ख्वाजा हमाद बात कर रहा हूँ अमेरिका से जी। जी जी। मैं समी इब्राहिम और सईद काजी साहब से मैंने ये बात करनी थी, इजाज़त है जी? जी जी बिल्कुल, कीजिए कीजिए। हाँ जी, मैं समी साहब ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कैमरून मिंटर साहब परसों दोष हो के वापस अमेरिका में आए हैं, अमेरिकन सफीर, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मरतब की है कि पाकिस्तान में जो नेक्स्ट इलेक्शन 2013 होगा उसमें जो है वो इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी मिलकर 140-150 तक जो है ना वो सीट्स लेंगी। ठीक है, तो जनाब ये बदकिस्मती नहीं है इस कौम की, इस मुल्क की, कि अभी 2013 में जो है ना वो इलेक्शन है तो फैसला उन्होंने पहले ही सादर कर दिया है। सईद काजी साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप डेमोक्रेसी के हमायती हैं, मैं उनसे ये इत्तेफाक करता हूँ ये कौम, मैं माजरत के साथ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर भी उतना दर्द है, यहाँ पे रहने वाला हर पाकिस्तानी के अंदर उतना ही दर्द है जितना आपके अंदर दर्द है। जब पाकिस्तानी खबरें देखते हैं यहाँ के अमेरिका में, उनको तकलीफ होती है कि हमारे मुल्क का हशर क्या कर रहे हैं ये लोग। एक करप्ट आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा देता है उसको असद जरदारी फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना देता है। यहाँ पे ये लोगों से हमें बातें सुननी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा हमाद आपका। जी गाय साहब, वो ठीक कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके इब्तदाई हिस्सा था कि 140 वो सीटें लेंगे, तो वो कैसे से पहली बात तो ये है कि ये मैं इस पे भी आज बात कर दूं, ये जो सर्वे वगैरह चलाए जाते हैं, ये जो हमें एक मिसेस नादरा का जेलम से फ़ोन आया था, शायद वो सुन रही हूँ हमें, कि ये भी बड़े जो हैं मोटिवेटेड होते हैं और ये बेसिकली उनके अज़ाइम भी इसमें छुपे होते हैं किसी हद तक। इनमें हम इन्हें सिफ्ट करके कोशिश करते हैं क्योंकि अपने काम की चीज़ निकाल लें। आप देखें ना, वो 140 वो कह रहे हैं जी अब आप कर कैसे इस मुल्क में ना तो ऐसा कोई निज़ाम है कि तमाम लोगों की ओपिनियन जो है उसको आप कर सकें। वही करते हैं सैम्पलिंग, जो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ा करते थे हम FABA में, तो वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है और फिर ये इस्तेमाल भी किया जाता है, मीडिया के ज़रिए इसको इम्पोज भी किया जाता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं काजी साहब, जहाँ पर हम चंद लोग बैठते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे पूछते हैं कि जी इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा? अच्छा जी ये बताएं इमरान कितनी सीटें लेगा, नवाज शरीफ की कितनी होगी? हर बंदा एक तज्जिया अपना देता है, कोई कहता 20 होंगी, कोई कहता 50 होंगी, कोई कहता 100 होंगी। इसी तरह अमेरिकन सफीर ने अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट दी है, उनका एक ये तज्जिया है कि इतनी हो सकती हैं। इसको ये कहना कि जी जब आम आदमी रिपोर्ट देता है, जब हमारे पास विकी लीक्स की भी वो मिसाल पड़ी हुई है, जब यहाँ पे जो एक बन गया है, यहाँ पे फेथ बना लिया है इस रूलिंग क्लास ने कि जी वही जो करते हैं वही होगा और उसी से हमारा बात नहीं है। हर चीज को जब वो ये कहते हैं, यहाँ पे इस मुल्क में ये भी होता रहा है कि आपकी जो लिस्टें हैं वो गट करते रहे, आपके वजीर खजाना वो लगाते हैं, यही तो आपके अजाब हैं। आप कब इंडिपेंडेंट होंगे, कब आपका अपना इलेक्टोरेट जो है अपने फैसले खुद कर सकेगा? कौन सा इलेक्शन है जहाँ पे फेल हुआ? अच्छा मान ली मैंने रोजाना यहाँ पर ये इनकी सब सर्वियंस है, इस रूलिंग क्लास की सब सर्वियंस और गुलामी है, बेसिकली डिक्टेशन लेना और ये समझना, हमेशा अवाम पे रिलाई नहीं करना। अगर ये अवाम पे रिलाई करें तो अवाम की बेहतरी का काम ना करें। इस तरह लोग बीमार होकर मर रहे हों जो जिस तरह आप मर रहे हैं, ये रिलाई नहीं करते। ये वाशिंगटन DC पे रिलाई करते हैं, ये व्हाइट हाउस पे रिलाई करते हैं, ये मंटर पे रिलाई करते हैं। इसीलिए एन पैटरसन के पास जाके हर कोई, अब मुझे बताएं फजलुर रहमान साहब का नाम वजारत उज़्मा के लिए वो एन पैटरसन जो उनकी सफ़ीर है, उससे ये है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इन टैबूज को तोड़ेंगे, अपने अवाम के हक में करेंगे तो कुछ बात होगी। हाँ जी, बोलिए भाई। आप यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते का अपना प्रोग्राम ही देख ले, रोज़ाना एक प्यू इंस्टीट्यूट है, फलां रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, उनके तज्जिए सर्वेज जो हैं वो बताते हैं। एक सिर्फ सिंपल उन्होंने अपनी एक तज्जियाती रिपोर्ट जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पर दी। और देखें इसको उस कंटेक्स्ट में देखें, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, हर महीने हर हफ्ते वहाँ पर एक सर्वे आता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक साइंटिफिक एनालिसिस आता है, यूरोप में भी आता है। ये तज्जिया जो उन्होंने किया है, इसको आपने एक पूरी कहानी में इस प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ कितना बड़ा उनका मालियाती जो है स्टेक्स है। हाँ। यहाँ की रियासत और उसके लिए उनको अपनी पसंद के हुक्मरान चाहिए, वो आपको गाइड करते हैं, गोद करते हैं। इस वक्त आप बाहर जाके पूछे इमरान खान जो है वो नौजवानों के फेवरेट खान, मैं ये नहीं कह रहा आप उसको यानी एक अगर वो तो पहले वो अगर ये कहें कि वो पहले कह के इमरान खान साहब वजाहतें करते फिरते थे और वो कोई उन्होंने वजाहत नहीं की, अमेरिका से कॉल लेते हैं, कोई वजाहत नहीं की। इमरान खान साहब ने उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका एज ए मुल्क में उनका दुश्मन नहीं हूं, उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। बहरहाल अगला जो इंतखाबी मंशूर है अमेरिका का पाकिस्तान में, उसका उन्होंने ऐलान कर दिया। ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप, नून लीग के
साथ भी, इमरान खान के साथ भी और जमात इस्लामी हैदर अमेरिका ये इनके साथ अमेरिका ने ज्यादती की है। नहीं, कि आप ज्यादती कर रहे हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, हैदर बात कीजिए। जी मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ। मैं बस पूछना चाहता हूँ कि काजी साहब क्या चाहते हैं कि वो ऑलवेज पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट बात करते हैं, तो वो मार्शल लॉ के लिए वही बना रहे पाकिस्तान में, प्लीज ये एक्सप्लेन। सो शुड आई आंसर यू, मतलब उनके लहजे से लग रहा था। देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब डेमोक्रेसी क्लास रूल बन जाए, जब बिल गेट और वहां बैठ के वहां के चंद सरमायादार और उनके दिए हुए पैसे ये फैसला करें, और ये रिपोर्ट छपी थी कि कैरी को फोन कर दिया था कि जी आप बो आउट कर जाएं, जब आप डेमोक्रेसी को रिपोर्ट छपी थी ये इधर कहीं, और ये देखिए उन्होंने जो बात कही, बात का जवाब करें आप, बात ये है, ये आज जो स्कैंडल अभी मैं इसका जिक्र करूंगा, ये जितने सरमाए की सराहियत इस डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला कर रही है, आवाम को दूर फेंक रही है, इसको एक खेल बना रही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये यूनानी लफ्ज जो निकला है, इसका पहले मतलब देखें, और ये आज बन क्या गई है। एक आम आदमी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो आपने ये खवास के लिए खेल बना दिया। इसका नाम बदल दें यार, पुलिस इसका नाम बदल दे। ठीक है काजी साहब, एक सिंपल सी बात है, चंद लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनकी वजह से वो चंद लोग सारे के सारे समेटने की बात हमने रिपोर्ट दी थी, वो सही कहा कॉलर में, आप क्या चाहते हैं कोई डिक्टेटर आ जाए? मैं आपको बताऊं, डिक्टेटर आए हुए हैं यहां। हमने रिपोर्ट उन्हीं की बनाई हुई छापी थी कि जनाब जो अमेरिकन कांग्रेस और उसके जो ऐवान है, उसमें जो मिनिमम जो है वो मिलियनर है। तो आम वर्कर जो है वो यूएसए का वो मिलियनर है, उसको तो रोटी नहीं मिल रही। 22% बेरोजगारी है, वो 8% बताते हैं। मुझे बताएं ना, मुझे बताएं रोटी नहीं मिल रही भाई। मुझे एक बात आप रह क्या हैं अमेरिका में, कितनी ज्यादती करते हैं आप बात छोड़ें। किसी पेट्रोल पंप पे अमेरिका में गैस स्टेशन पे काम करता हुआ सेंटर बना है आज तक? वही बना है जो मिलियनर हुआ है कुछ अदर। इसका मतलब यह है कि इसके लिए एक मखसूस क्लब है, इसका मतलब इसको आप नहीं तोड़ते। आज यूरोप में अमेरिका में क्या हो रहा है? ओबामा जो सदर बने हैं, मिलियनर था भाई बात तो सुन ले यार, मिलियनर था बनने से पहले। गलत बात करते हैं आप, देखें भीख मांगता था, बिल्कुल वो मजदूर था, उसकी किताब में लिखा हुआ है, सुन ले जरा, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि टोकनिज्म करते हैं। जो जिसकी क्लास तब्दील हो जाए ना, यहाँ एक बंदे की क्लास तब्दील, उसका कोई नीचे तलक नहीं रह जाता। वो उसका कोई आगाज हुआ होगा, बट व्हेन ही बिकेम, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अब सुन ले, बोलने नहीं देंगे मुझे, and he was being बोलते रहेंगे। चलिए बात करने नहीं, अब ये बोलते रहेंगे इसलिए कि शोर मचा के तो अपनी बात मनवानी है इन्होंने। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं जब न्यूयॉर्क में पहुंचा, मेरे पास ना रहने की जगह थी ना सोने की, और एक पाकिस्तानी मेरा दोस्त है जिसके फ्लैट में मैं गया, वो नहीं था, मैं बाहर कॉरिडोर में 3 घंटे तक वो लेटा रहा। रात को कितने बजे वो दोस्त आया उसका पाकिस्तानी, और वो उसको उसने अपने कमरे में उसको सुलाया। इन हालात में वो लोग निकले। जिंदगी की तारीख के बारे में बात नहीं, वो तो इसलिए कि वो आपके सारे आर्गुमेंट को झुठला देगी, जो ये आप झूठ बोल रहे हैं डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए। उसके बाद किस तरह उसने अपने जाती दोस्तों, ये भी छपा है कि कैसे उसने अपने, और ये गार्जियन में छपा है कि कैसे उसने अपने जाती दोस्तों को दूर किया, खासतौर पर पाकिस्तानी दोस्तों को दूर किया। फिर उसने क्वालिफाई किया उनके लिए कि जी मैं आपके काम करूंगा, मैं अफगानिस्तान में जंग जारी रखूंगा, मैं जो है वो बजट कम नहीं करूंगा। तो ये काजी साहब के कहने का मकसद ये है कि मिडिल इनके कहने का मकसद ये है डेमोक्रेसी गलत है, डेमोक्रेसी को तोड़ दें, बस एक बड़े मखसूस अंदाज में। इनके कहने का मकसद ये है कि चंद सरमायादारों ने जो डेमोक्रेसी को अपनी लौंडी बनाया वो बनाए रखें। हम कहते हैं उन सरमायादारों को निकालें वोट के जरिए, ये कहते हैं ये वोट के जरिए निकाल ही नहीं सकते आप उन्हें। ये मेरा इलेक्टोरल सिस्टम में तो ना अमेरिका में निकाल सकते हैं ना कहीं और निकाल सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त कम अब रह मैं गया। आता हूं उस खबर पर जो हमेशा हमारे जैसे 2-3 झगड़े का बायस बनता है। में कभी भी रमजान हो, ईद हो, 2 चांद हैं, रमजान का चांद और ईद का चांद। इस पे तो झगड़ा इतना होता है, हर बंदा अपना अपना चांद निकालता है, पता नहीं कहां मुल्क में 2 ईदें होती हैं। मुल्क में 2 ईदें होती हैं। कल हम मीटिंग में थे तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात की वहाँ पर हमारी उस मीटिंग में। उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि देखें, हम जो जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, वो घड़ी देख के उसका टाइम देखते हैं, ठीक है, वो कोई सूरज देख के नहीं करते। लेकिन जब चांद की बात आए, रमजान के चांद की या ईद के चांद की, तो वही घड़ी जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं। पूरी दुनिया साइंटिफिकली, इवन सऊदी अरब में भी, जब आप चांद की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, कमरी आप कैलेंडर बना सकते हैं, लेकिन होता क्या प्रैक्टिकली मुस्लिम दुनिया में, हम लोग ये तयन नहीं कर सकते कि ईद का चांद कब निकलेगा। हर मस्जिद, हर फिरका, हर आदमी अपनी मर्जी से वो चांद निकालता। और ख़ास तौर पे काजी साहब, वो जो पेशावर की कासम बाग, उसके अंदर तो पूरा मीडिया एक दिन पहुंच जाता है पहले, और उन्होंने एक दिन पहले ईद करनी होती है, एक दिन पहले ही वो करना। अच्छा, इसमें कल और भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो बात सामने आई कि ये हुआ माजी में कई दफ़ा, सऊदी अरब में हुआ कि जब चांद, उन्होंने बाज़ औक़ात गलत भी फैसला हो गया, बाद में पता चला
2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब वो आप रोज़ा रख लें। बुनियादी तौर पर ये जो सारी चीज़ें हैं जो अमल करना है, इसका एक मकसद है कि इस्लामी वहदत जो है हमारी वो नजर आ सके पूरी दुनिया में, कौम बतौर मुसलमान हम आ सके। लेकिन ये होता क्यों, मैं इस पे थोड़ा कमेंट दे दूं। अब आप देखें, होता मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले ANP ने कहा जी हमारे सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दो, चांद का मसला कर लो, ऊपर चले जाएं उसामा बिन लादेन, वॉर ऑन टेरर। जब इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होता तो ये इशू तराशते हैं, कभी टेररिज्म का इशू तराशते हैं। यही इनके लिए प्रॉब्लम है, इनकी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जब आपके पास और देखना डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम नहीं है। 62% बच्चे जो हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, उनके लिम्स, उनके अज़ा जो है वो उनकी परवरिश और नमू नहीं हो सकेगी। मगर क्या ये चांद और KPK के नाम पे लड़ेंगे? इसी तरह वो, उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये तमाम रियल इश्यूज को छुपा के रखना चाहते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेट इस दुनिया के और इस मुल्क के, कि कोई बात ना करे नीचे गुर्बत कितनी है, आपकी प्रॉब्लम ये है, जो आपकी प्रॉब्लम ये है, ये चांद ना बेचे तो क्या बेचे? इनके पास तो पोलियो लगाने की सकत नहीं है कि बच्चों को 3,40,000 बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से और बेशुमार, जब आप कोई काम नहीं कर सकते फिर आप ये काम। अब शाजिया एक सेकंड, क्योंकि उन्होंने बात बड़ी अहम की, बिल्कुल सही है, पोलियो का जो भी आपने जिक्र किया, जो दूसरे मसाइल का जिक्र किया वो सही है, बिल्कुल इसी तरह चांद का देखना काजी साहब ये मजहबी एक अमल है। जो लोग मज़हब पे बिलीव करते हैं, ये उनके ज़िंदगी के, हम मुसलमान हैं, बड़े मसाइल हैं, चांद देखना, रमज़ान का महीना, ईद का फैसला करना, ये नॉन इश्यूज़ नहीं है। बात ये है कि जो अप्रोच है इन इश्यूज़ को हल करने के लिए वो गलत है, और आपने इसका भी इल्ज़ाम दे दिया डेमोक्रेसी की वजह से चांद का झगड़ा। कॉल ले लेते हैं, अब्दुल हनान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शादी, आपका पहले तो प्रोग्राम के हवाले से तो थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी तारीफ करने को जी चाहता है कि सुबह सुबह इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग लेके आते हैं। सईद साहब की और समी साहब की इतनी अच्छी बहस सुनने को मिलती है, इतना अच्छा तज़किया लेके आते हैं। आपकी पूरी टीम को मैं तो बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि थोड़े से वक्त में इतना कुछ कह जाते हैं और हमें बहुत कुछ मिल जाता है, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि दुनिया न्यूज तो कर लेता है, लेकिन जो अदर बाकी मीडिया है हमारा, वो रिपोर्टिंग जो है कश्मीर में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा हालातें हैं और कितनी दहशतगर्दी अमेरिका ने क्रिएट की हुई है, वही अमेरिका है जिसने फलस्तीन और उसमें भी दूसरे ज्यादा इत्तेहादी पैदा किए, वहां पे जंग लगाई हुई है, और बर्मा और ये सब चीजें आप लोग दिखा रहे हो। मैं आपको नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ आप मीडिया के लोग हो, आप लोग मीडिया के साथ मिलके इनको इस चीज पे ला सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि ये भी इश्यूज हैं, इनकी तरफ भी हमने देखना है। चीनी, आटा, दाना, ये बिजली, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं माना, लेकिन ये भी इश्यूज हैं। इन भाइयों को भी हमने नॉमिनेट करना है, दुनिया को दिखाना है कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो काइंडली आप इस तरफ क्यों नहीं लेके आते हैं, मीडिया के क्यों नहीं मोटिवेट करते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल वही बात की जो मैं इनके साथ बहस कर रहा था कि हर इशू इंपॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ चंद इश्यूज को इंपॉर्टेंट करार देके बाकियों को गैर अहम कह देंगे तो वो भी ज्यादती होगी। बड़ी सही बात है, आटा, दाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हमसे रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो हमारे मुसलमान भाई दुनिया के दूसरे हिस्सों में मजालिम का, मसाइल का शिकार हैं, उनको हाईलाइट करना। बर्मा में उन्होंने जिक्र किया मुसलमानों की काजी साहब नस्लकशी हो रही है, फलस्तीन में क्या मारा जा रहा है मुकम्मल, तो यानी सैकड़ों हजारों की तादाद में सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। इसी तरीके से फलस्तीन में देखें कब से कत्लो गारत हो रही है। हाँ। तो ये इराक में देखें, अफगानिस्तान में, तो ये तमाम मसाइल। मैं अपनी एक खबर बता दूं आपको, मैं अर्ज कर देता हूँ, और इसी का सवाल हो जाएगा। जो साहब ने फ़ोन किया था उनकी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे लफ्ज़ हमारे लिए कहे। फाटा में एक सर्वे हुआ शाजिया, और जो किया है फाटा रिसर्च सेंटर ने, FRC जिसका नाम है, उसमें जो उन्होंने बड़े हैरत अंगेज़ फाइंडिंग्स सामने आई हैं। उसमें सबसे जो बात अहम है वो ये है कि मोर देन 61% लोग ये समझते हैं कि 68% लोग ये समझते हैं कि यहाँ की जो सबसे जो कोई यहाँ इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, और यहाँ की जो गुर्बत और महरूमी है वो वजह है यहाँ जो इंसर्जेंसी हो रही है। कि जब आप काम नहीं कर सकते, जब रियासत इफेक्टिवली वहाँ जाके कंट्रोल नहीं करती, फैसिलिटीज़ नहीं देती, तो फिर वो इधर उधर देखेंगे, वो गुल बहादुर की तरफ देखेंगे, कहीं और देखेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट नहीं हुई। अब मैं इस बात को जोड़ता हूँ जो उन्होंने साहब ने सवाल किया था। जहाँ भी आप कहीं चले जाएँ, जितने नेशनल क्वेश्चन, आपका एथनिक क्वेश्चन, नस्ल, रंग, उसके बाद ये सारी जो इवन मजहबी जो लड़ाइयाँ हैं, बुनियादी तौर पे क्या है, जब हम ऑर्डर्ड और मुनज़्ज़म और तरतीब वाली सोसाइटीज़ में देखते हैं कि जहाँ 47 के करीब नेशंस रह रही हों किसी एक मुल्क में, और वो हमारी निस्बत बहुत पुरअमन रह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक रिलेटिव खुशहाली का स्टैंडर्ड सारे शेयर कर रहे हैं।
महरूमी नहीं है। जहां आप महरूमी, गुर्बत और अफलास लेके जाएंगे, उसके दामन में नेगेटिव नेशनलिज्म, एक पॉजिटिव भी है। नेशनलिज्म किसी की आइडेंटिटी के मैं खिलाफ नहीं हूं कि वो ये सारी चीजें वहीं क्यों पैदा होती हैं, जहां पे ये सारी चीजें अफ्रीका में क्यों हो रही हैं, ये सारी चीजें अब साउथ एशिया में क्यों आ गई हैं, या और जो बहुत ही पीछे रह गए इलाके हैं जहां तरक्की नहीं हो सकी, वहां ये सारे अफरीद बाहर आ जाते हैं। तो जब आप डेवलप करते हैं, रोशनी तालीम की देते हैं, लोगों के ज़हन से ये सारे तसुबात निकालते हैं, तो तालीम के जरिए, और तालीम पैसों से आती है, और पैसे जो आपने खर्च नहीं करने, आपने वार एंड टेरर पे पैसे खर्च करने हैं, आपने 2.5-3 ट्रिलियन रुपीज जो है 2-3 हज़ार अरब रुपए की सालाना आपने करप्शन करनी है, तो फिर काम नहीं होगा। काजी साहब बात इतनी सिंपल नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि फ्लोरिडा में वो जो पादरी था जिसने कहा कि वो कुरान पाक नजर आतिश करेगा, क्या वो गरीब था? नहीं। मसला सिर्फ गुर्बत अमारत का फ्लोरिडा में ऐसे फातरुल लोग बहुत कम होंगे, ठीक है, बात वहां पे इंसर्जेंसी है। फ्लोरिडा में फाटा है, अब मेरी बात मुझे बताया ना, फ्लोरिडा में फाटा है, फ्लोरिडा में तमिलनाडु है। सवाल 1-2 आदमी आप करते हैं टोकनिज्म। एक आदमी गरीब था, कौन? ओबामा। जब वो गरीब नहीं रहा तो सदर बन गया। इससे आप ये साबित कर रहे हैं कि सारे गरीब सदर बन सकते हैं। अबे नहीं भाई, सारे नहीं बन सकते। ये आप टोकनिज्म है, इसको आप फाल्सिफाई ना करें, आप गलत बात फाल्सिफाई ना करें, आप एक सोसाइटी को बदनाम गलत अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमेरिका में बंदे को रोटी नहीं मिलती, आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी ने लोगों के मसाइल हल नहीं किए। अभी जिन इलाकों के मसाइल का जिक्र किया, 8 करोड़ लोग हैं। अभी आप चेक करें अमेरिका में जाके, वो जो उनके जो अब खराब पे लगे हैं। चलिए अमेरिका से कॉलर ले लेते हैं, नवीद है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। हाँ जी, बेसिकली आई बिलोंग टू सईद काजी साहब स्कूल ऑफ थॉट, और बेसिकली मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ, लेकिन आज की कॉल का मकसद बेसिकली टू कमेंट ऑन द समी इब्राहिम्स के उनके कमेंट्स के बारे में, कि जिसमें उन्होंने बताया था जी कि बलोच सरदार हैं विच आर द मेन कॉज ऑफ दिस एहसास महरूमी। I have worked about more than 7 years in a multinational company in Balochistan, and I worked with a very elite class over there, and as well as with the workers of the Balochis, and I have seen the lifestyle of these Balochi Sardars. These Sardars are actually 100% responsible for all these ehsaas mahroomi, and they are actually make the hostages of all the population of Balochistan, and I'm completely agree with ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो नवीद साहब ने बात किया, पर मैं इसमें एक इजाफा कर दूं, ये सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं है, हर जगह एलीट क्लास ने जो है वो लोगों को होस्टेज ही रखा हुआ है। यही हमारे मसाइल हैं। बहरहाल मैं कॉल से पहले जो बात हो रही थी ना, मैं उस पर आऊँगा कि काजी साहब, आप जिस तरीके से जो मामला गुर्बत अपनी जगह पर एक इशू है, इस्तेसाल अपनी जगह पर एक इशू है, मेरा नहीं लेकिन है, लेकिन जिस तरीके से आप बातों को, यानी जो डेमोक्रेसी है, अभी आप कह रहे हैं, जो कह रहे थे कि जी अमेरिका में लोगों को रोटी नहीं मिल रही जी, वहां पर जनाब खराब करा दिया, भिखारी बना दिया, लोगों को आप गलत बात ना बताएं, गलत इंफॉर्मेशन ना दें। गलत सही का फैसला उन पे छोड़ दें जो हमें कैमरे की आंख से देख रहे हैं। बात यह है कि कल हम फिगर ले आते हैं, जो पिछले 2008 से लेके उन लोगों के साथ क्या अशर, उनकी अपनी फिगर ले आते हैं, उस पर बहस कर लेंगे। ठीक है जी, उस पर बहस कर लेंगे। अब मैं इस पर चलता हूँ। खबर जो मैंने एक दी थी कि ट्रैफिक हादसा होते हैं, कल भी खबर थी कहूटा में एक बस गिरी और कितने लोग उसमें मर गए। रोजाना आप अखबार निकाल के देखें, मोटरसाइकिल कुछ ले गए, बेचारे सड़क क्रॉस करते हुए लोग मारे गए, गाड़ियां उलट गई, टकरा गई। बात यह है कि इन अमवात का जिम्मेवार कौन है? क्या वो इदारे जिनके जिम्मे ये काम है कि जो गाड़ी चलाने वाला आदमी है उसको ड्राइवर्स लाइसेंस किस तरीके से दिया जाएगा? कोई उसमें, हम एक हादसा आता है, जैसे वो एक चकवा बस फैसलाबाद के बच्चों को लेके जा रही थी, तो वो बात हुई, बात क्या निकली एक्सीडेंट के बाद में कि ना ड्राइवर के पास लाइसेंस था और ना गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस थी, और फिर उसमें ओवरलोडिंग थी, और वो सड़क पर चल रही थी, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ नहीं, किसी को चेक नहीं किया। तो ये जो हम बात है, क्या हुक्मरान हमारे उन इदारों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे? कानून की हुक्मरानी होगी। आज ड्राइवर लाइसेंस लेना इससे भी आसान है कि आप बाजार में जाके दूध खरीदते हैं, कोई पुलिस वाला आपका वाकिफ है, घर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस आ जाएगा। और बहुत सारे लोग जो बेचारे वो जो होते हैं, जिसे वो छोटा बोलते हैं, पूरे ड्राइवर भी नहीं होते, वो गाड़ियों को चला रहे हैं, गाड़ियों की कोई मेंटेनेंस नहीं। तो ये है पाकिस्तान के असल बुनियादी इश्यूज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना,
हुकूमत का काम है और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अगर कहीं थोड़ा बहुत मौजूद है सेकंड मिल जाए अगर आपसे, मैं ये बात कर लूँ कि जो मैंने HSBC की बात की थी, जो सबसे बड़ा बैंक है, और किस तरीके से उसने इवन जो है वो बड़े बड़े ट्रकों में जो डॉलर्स हैं नाजायज़ उनको उसकी तरसील की और उसके हवाले से बहुत बड़े एक शेक कर दिया उसने। एक और बड़ी खबर ने उनके इन फाइनेंशियल सिस्टम को शेक कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये भी ज़रा चेक करवा लें कि जो हमारे मुल्कों से लूटी गई दौलत, जिस काले धन से वो वेस्ट वाले, जिसका मैं यहाँ बात कर चुका हूँ, वो कारोबार करते हैं, तो क्या उसके लगता है वो भी सामने बातें। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। समी साहब आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।